फिर स्वागत करता हूँ। मैंने कल एपी का बेसिक जो एपी का बेसिक होता है, जैसे ए टू डी जो इसका बेसिक होता है वो मैंने बताने का चेष्टा किया है। और कल मैंने टर्म किस तरह से फाइंड किया जाता है, टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, उस फॉर्मूले को हम किस तरह से निकालेंगे उसके बारे में हम लोगों ने कल के वीडियो में जिक्र किया था। और आज हम लोग उसी का दूसरा पार्ट 2 करेंगे, जो बिहार बोर्ड के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आज एक्सरसाइज 5.2 को के कुछ क्वेश्चन को हम टच करेंगे, तो देखेंगे क्वेश्चन किस तरीके पे बनाया जाता है। ठीक, कभी कभी हमें क्वेश्चन में जैसे मैंने 5.2 का एक क्वेश्चन लिया हूँ जिसमें मुझे ए का वैल्यू पता है जो 7 दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस 3 दिया हुआ है, और नंबर ऑफ टर्म जिसे एन से डिनोट करते हैं वो में 8 दिया हुआ है। और मुझे ए एन मतलब कि लास्ट टर्म से पूछा जा रहा है, जिसका कोई भी टर्म पूछा जाए उसका एक ही फॉर्मूला होता है 1 + n - 1 × d = a। हम पहले एपी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एपी का कॉन्सेप्ट है पहले उसको बताया था। उसके बाद जिस तरह से बिहार बोर्ड में एपी के पैटर्न पर जिस तरह से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बेस पे जिस तरह से क्वेश्चन आता है उसका भी अलग से वीडियो बना दूंगा आपके लिए। ठीक है, प्रोग्राम इसको देखा। ए का वैल्यू 7, एन का वैल्यू 8 - 1, डी का वैल्यू 3 = a। 7 + 8 में से 1 लेस होगा तो 7 × 3 = a। तो 7 प्लस मुझे पता है ऐड से पहले मल्टीप्लाई का, तो 7 3 = 21 = a। an = 21 + 7, इसलिए an = 28। इस तरह से मेरा आंसर कितना आ गया 28। इस तरह से an = 28। अब इसी तरीका पे कभी कभी मुझे ए नहीं दिया जाएगा, कोई एक नंबर अगर मेरा मिसिंग हो और अगर पूछा जाए तो हम इसमें एक ही फॉर्मूला यूज करेंगे, a + n - 1 × d = an। जो 5.2 जो चैप्टर है वो लगभग 80-85% इसी फॉर्मूले बेस पे डिपेंड है। अगर हम इस फॉर्मूला को मुझे पता है, और सबसे पहले होता है मैथ में कैलकुलेशन, अगर मुझे कैलकुलेशन अच्छे से करना आता है तो हम किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी प्रॉब्लम को हम एक अच्छे तरीके से सोल्व कर सकते हैं। हाँ, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें मुझे बोला गया है पहला फर्स्ट टर्म 10, सेकंड टर्म 7 और थर्ड टर्म 4 डॉट का 30वां पद ज्ञात करें। मैंने कल ही की वीडियो में बता दिया था, जो किसी भी टर्म को मुझे फाइंड करने के लिए बोला जाएगा उसके लिए मुझे जरूरत होता है ए का और डी का, मतलब ये पहला पद और सार्वत्रिक कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। इसका पहला पद जिसे हम a1 से डिनोट करते हैं कितना हुआ 10। दूसरा पद जिसे हम a2 से डिनोट करते हैं कितना दिया हुआ 7। अब इससे हम निकालेंगे सार्वत्रिक d a2 - a1। a2 है 7 और d और a1 कितना है 10 -3। मैंने कल ही बता दिया था और मैं आज बोल रहा हूँ, जो d यानी कॉमन डिफरेंस मेरा पॉजिटिव में भी आ सकता है, नेगेटिव में भी आ सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि नेगेटिव में नहीं आ पाएगा, ये नेगेटिव में भी हो सकता है और पॉजिटिव में भी हो सकता है। और मुझे पूछा जा रहा है 830, इसको मैं इस फॉर्मूले पे भी डाल के बना सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे फाइंड करने के लिए बोला गया तो मैं इसको अगर इस तरीके को तो इजीली वे में बन सकता है। अगर ज्यादातर ये क्वेश्चन एग्जाम में 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं, शायद इस बार भी आया था एग्जाम में, लेकिन 1 मार्क्स में क्वेश्चन 2 मार्क्स में दिया जा सकता है, 1 मार्क में 1 नंबर में क्वेश्चन को पूछा जाता है। a30 = a प्लस कितना होगा d, और जितना टर्म मुझे बोला गया है उसमें से एक को लेस कर देंगे, कितना होगा 29, उतना नंबर हम क्या करेंगे तो जिससे पहले उसको बैठा देंगे। ठीक, तो a का वैल्यू कितना 10 + 29 डी का वैल्यू है -3। मुझे पता है तो ये 2 सिंबल एक साथ नहीं रह सकते, तो मैं एक को पोस्ट में दे दूंगा। ठीक, प्लस माइनस 9 3 जा 87, तो इसमें से लेस होगा कितना होगा 77। बस अगर मुझे इस तरह से पूछा जाए तो हम इस क्वेश्चन को इस तरह से बना सकते हैं। अगर एक नंबर पूछा है तो इतने लिखने की जरूरत
आपसे मुझे सिर्फ आंसर से मतलब होता है, तो हम अपने मन में इस चीज को देख लेंगे, डी निकाल लेंगे। और अगर ये 30 अगर हमसे पूछा गया है तो उसको किस तरह से लिखेंगे, a + 20 90 करके लिखेंगे और उसी तरीका पर इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। अब हम देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है √2 √8 √18 का समानांतर ज्ञात करें। ये क्वेश्चन A1 ऑब्जेक्टिव में इस तरह क्वेश्चन आ सकता है कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए। तो हम इस क्वेश्चन में देखते हैं। तो मेरा फर्स्ट टर्म दिया है 8 √2 और सेकंड टर्म दिया है √8। हमसे पूछा जा रहा है कॉमन डिफरेंस, जिसे हम d से डिनोट करते हैं। मैंने कितना बार बताया है, वैसे d से डिनोट करते हैं। तो क्या होता है a2 माइनस a1। a2 कितना है √8 और a1 कितना है √2। अगर हम √8 का फैक्टर करें तो 2 = 2 माइनस √2। तो मुझे पता है जो इसको 2² × 2 माइनस √2 लिख सकते हैं। स्क्वायर साथ √2 ऊपर उड़ जाएगा तो 2 √2 माइनस √2। अगर 2 √2 में से अगर 1 √2 लेस होगा कितना होगा √2। अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए तो इसको हम इस तरह से बनाएंगे। अगर मुझे ये ना देखे यहाँ से इसको मिटा दिया, हटा दिया जाए, अगर ये क्वेश्चन √8 से स्टार्ट हो फर्स्ट टर्म इसको मान लेंगे। अगर इसको अगर हटा दिया जाए तो हम फर्स्ट टर्म a1 तो हम मान लेंगे √8 को और a2 मान लेंगे √18 को। d बराबर होगा a2 माइनस a1 तो √18 माइनस √8। √18 को हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2:3:3। तो 3 2 6 6 3 18 अब माइनस अभी मैंने √8 को फैक्टर करा था कितना होता है 2:2। इसको हम लिख सकते हैं 2 3 का स्क्वायर माइनस इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर into 2। इसका √2 बाहर हो जाएगा तो 3√2 और माइनस 2√2। तो 3√2 में से 2√2 लेस करेंगे कितना होगा 2√2। यहाँ भी 2√2, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, यहाँ भी √2 और यहाँ भी √2। इससे मुझे पता है क्या है एपीए सीरीज में है। ठीक, इसी तरह एक क्वेश्चन और देखते हैं 4 नंबर। इसमें देखिए मुझे a का वैल्यू पता है, n का वैल्यू 10 दिया हुआ है, an का वैल्यू 0 दिया हुआ है और d का वैल्यू हमसे पूछा। मैंने पहले ही बताया अगर a, d और n या n इसमें से किसी भी टर्म को अगर मिसिंग कर देना, मिस कर देना, उसको हम एक ही फॉर्मूला मेरे पास होता है जिसको हम a + n-1 × d = n इस तरह से लिखते हैं। पहले कुछ क्वेश्चन जैसे रिप्लेसमेंट मेथड हुआ, विलोपन विधि से क्वेश्चन हुआ, भाजनखंड विधि से क्वेश्चन हुआ, उस सबको मैं एक अलग वीडियो बना के, थोड़ा लंबा होगा, मैं एक ही दिन में मैं चाहूँगा एक ही वीडियो में मैं रिप्लेसमेंट मेथड और विलोपन विधि जो दो मेथड्स जितने मेथड से बनते हैं युगपद इक्वेशन उसको मैं बता दूँ और एक वीडियो में बना दूँ जिसमें मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो बेसिक होता है, जिस ट्रांस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का शुरुआत होता है, बाद में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैं प्रॉब्लम को सोल्व करूंगा, बट जो बेसिक होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का उसको मैं सबसे पहले सोल्व कर दूंगा, जो आप सबके लिए पढ़ने में सुविधा होगा और समझने में भी, जो आप लोग इस चैनल के माध्यम से पढ़ सकते हैं। अगर जो बच्चे पढ़ने का इच्छुक रखते हैं, जिसको 10th के अच्छे मार्क्स लाना है, तब क्वेश्चन देखिए। तो a + n-1 × d = n, a + n-1 × d = n। इस फार्मूले को मुझे याद रखना है और कल मैं इसी चैप्टर का एक दो क्वेश्चन और लेकर आऊंगा, मैं प्रयास रखूंगा। उससे पहले मैं प्रतिस्थापन विधि जिसे आप रिप्लेसमेंट मेथड बोलते हैं या विलोपन विधि जो युगपद इक्वेशन को फाइंड किया जाता है उसके बारे में पहले आपको बता दूं। उस तरह से उस इक्वेशन को किस तरह से सोल्व किया जाता है उसके बताने के बाद मेरे पास और इस चैप्टर के और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम में बार बार हूबहू क्वेश्चन को दे दिया जाता है। उस क्वेश्चन को हम भी बनाएंगे और आप लोग उस क्वेश्चन को सीखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे a मुझे -18 दे दिया है, प्लस n का वैल्यू मुझे पता है 10-1, d का वैल्यू मुझे पता नहीं है और an का वैल्यू मेरे पास 0 दिया है। -18 प्लस 10 में कौन जाएगा ना 9 को d से मल्टीप्लाई 9d = 0, तो 9d = 0 माइनस प्लस 18, तो 9d = 18, तो d = 18/9, इसीलिए d = कितना हो जाएगा 2, d = कितना हो जाएगा 2। इसी तरह से
मुझे कोई भी क्वेश्चन अगर इस तरह से मिसिंग में कोई क्वेश्चन दिया हो तो मुझे एक ही फॉर्मूला फॉलो करना है, a प्लस n माइनस a इंटू डी इक्वल टू a। इसी फॉर्मूले से हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अगर कोई ना कोई मिसिंग इसमें दिया हो तो। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें मुझे फर्स्ट टर्म पता है 2 दिया हुआ और बी मतलब सेकंड टर्म मुझे फाइंड करने के लिए बोल रहा है, मुझे a2 फाइंड करने के लिए बोल रहा है। देखिए इस क्वेश्चन को अगर कोई भी चाहे तो मुझे बीच में कितने भी टर्म दे दे फाइंड करने के लिए या मिसिंग दे दे तो उसको हम किस तरह से फाइंड करेंगे। इस टाइप का एक दो क्वेश्चन देखता हूँ तो आप लोग समझ जाएंगे। तो मुझे a1 मतलब कि फर्स्ट टर्म हमें 2 दिया हुआ है, सेकंड टर्म मुझे नहीं दिया हुआ। फर्स्ट टर्म a1 दिया जैसे होता है a1 a2 a3 a4 a5 a6। ठीक, तो मुझे a1 2 दिया हुआ है और a2 मुझे फाइंड करने के लिए बोल रहा है और a3 मेरे पास 26 है। ठीक, तो a3 कितना है 26 है, तो हम a3 इक्वल टू 26 लिखेंगे। अब मुझे ये है जो हम a3 को किस तरह से लिखेंगे, a3 को हम लिखेंगे a प्लस 2d। मैंने पहले बता दिया कोई भी टर्म को मुझे लिखना हो तो a प्लस d तो होगा ही, और जितना टर्म बोल रहा है उसमें से हम एक माइनस कर देंगे और उसमें d से पहले उसको बिठा देंगे। इसका तो कितना हो गया 26 हो गया। उसके बाद हमें a1 का वैल्यू मुझे मान लिया a का वैल्यू मुझे पता है 2 प्लस यहाँ a का वैल्यू 2 पुट कर सकते हैं 2d इक्वल टू 26, तो 2d इक्वल टू 26 माइनस 2, तो 2d इक्वल टू कितना हो गया 24, तो d इक्वल टू हो गया 24/2, इसीलिए d इक्वल टू कितना हो गया 12, d इक्वल टू हो गया 12। ठीक, तो मैंने पहले आप लोगों को बता दिया है, मुझे कोई भी टर्म अगर हमसे पूछा जाए तो हमको सिर्फ और सिर्फ a मतलब फर्स्ट टर्म d यानी कॉमन डिफरेंस को मुझे पता करना जरूरी है। तो मैंने देखा जो मेरे पास फर्स्ट टर्म पहले से ही था, मैंने d को भी फाइंड कर लिया, कितना हुआ 12। तो ये कितना हुआ, मुझे सेकंड टर्म फाइंड करने के लिए बोल रहा है, a2 मुझे फाइंड करने के लिए बोल रहा है। a2 हम फाइंड करेंगे कितना a प्लस d। मुझे यार एक बार हम लोग को पता होना चाहिए, हम कभी भी 1x 1y या 1a इस तरह के नहीं लिख सकते, इसको हम x y और a लिख सकते, पता है 1a पहले से ही है। ठीक, तो a कितना हो गया 2 प्लस d का वैल्यू कितना हो गया 12, कितना हो गया 40, इसमें कितना भर देंगे 40, सॉरी ये कितना होगा या कितना भर देंगे आप 1 प्लस 5d, तो 1 प्लस 5d इक्वल टू 6, मतलब 1 a6 इक्वल टू कितना दिया है 6 दिया हुआ है। तो यहाँ पे इसको इस तरह से लिखते हैं a6 इक्वल टू 6, a6 को हम तोड़ लेंगे और यहाँ निकाल लेंगे a1 a प्लस 5d इक्वल टू 6, a का वैल्यू कितना हुआ -4 प्लस 5d इक्वल टू 6, तो 5d इक्वल टू 6 माइनस द प्लस 4, तो 5d इक्वल टू 10, तो d इक्वल टू 10/5, इसीलिए d इक्वल टू कितना हो गया 2। अब फिर वही फंडा जो मुझे a पहले से पता था, d मैंने निकाल लिया और जितना भी टर्म में से बोला जाएगा मैं इसे फाइंड कर सकता हूँ किस पे a और d के वैल्यू पे। हम देखते हैं यहाँ से किस तरह से फाइंड होगा, तो सेकंड टर्म मतलब कि a2 का मुझे फाइंड करना है, तो किस देगा a प्लस d, a का वैल्यू कितना -4 और d का वैल्यू कितना 2, लेस करेंगे -2। उसके बाद a3 a प्लस 2d, a का वैल्यू हो गया -4 प्लस 2, d का वैल्यू कितना हो गया 2, तो -4 प्लस 4 इक्वल टू 0। और अगर a4 अगर हमसे पूछा जाएगा तो क्या लिखेंगे a प्लस 3d, a का वैल्यू कितना हुआ, a का वैल्यू पहले से पता है -4 प्लस 3 इंटू d का वैल्यू कितना हो गया 2, तो -4 प्लस 3 2 जा 6, ये होगा कितना होगा 2। और अगर हमसे बोला जाए कितना a1 प्लस 4d, 1 का वैल्यू दिया हुआ है -4 और 4 इंटू d का वैल्यू दिया हुआ है 2, तो -4 प्लस 4 2 जा 8, लेस होगा कितना होगा 4। इस तरह से मैंने पूरा टर्म मैंने फाइंड कर लिया, कितना हुआ पहले हुआ -2 फिर हुआ 0, उसके बाद कितना हुआ 2, उसके बाद कितना हुआ 4। इसी तरह से मुझे कोई भी टर्म अगर बोला जाएगा फाइंड करने के लिए तो मैं इस पैटर्न पर मैं इसको फाइंड कर सकता हूँ।
इसी के साथ मैं इस वीडियो को यही एंड करता हूँ। कल इसी पैटर्न पे मैं कल अगर होगा तो मैं एक वीडियो आप लोग के लिए बना दूंगा, जिसमें मैं विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से और वर्गीकरण विधि से, तुलनात्मक विधि से, आलेखीय विधि से, लुप्तीकरण विधि से, जितने तरह से युगपत इक्वेशन को सॉल्व किए जाते हैं उसको मैं होगा तो मैं कल 1 या 2 पॉइंट पे वीडियो बना दूंगा मॉर्निंग में, या जब टाइम मिले मैं बना दूंगा। और उसके बाद जो एपी में यूज होने वाले हैं जितने भी चीज, रिप्लेसमेंट मेथड, जो भी चीज यूज होने वाले हैं जिसपे क्वेश्चन डिपेंडेंट है, उस क्वेश्चन को हम फिर से बताएंगे। जो एपी से अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो कोई भी कंडीशन में, कोई भी स्थिति में हमसे एपी का क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। इसी तरह से हम एक एक चैप्टर को कवर करेंगे और एक एक चैप्टर को अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे। मैं आप लोग को अलग से वीडियो बना होगा, 1 घंटे का हो सकता है। मैं चाहूंगा कि एक दिन में कोई एक टॉपिक को उठाए, चाहे एपी हो, अर्थमेटिक हो, या अलजेब्रा का हो, या ट्रिगो का हो, या स्टैटिक्स का हो, या प्रोबेबिलिटी का हो, या ज्योमेट्री का हो, या मेंसुरेशन का हो, या किसी भी ट्रायंगल पे हो, किसी भी चीज पे हो, मैं कोई एक कंप्लीट वीडियो ऑब्जेक्टिव का बनाना चाहूंगा जो आप लोग एग्जाम में किसी भी तरह से, अभी एग्जाम में 60 ऑब्जेक्टिव पूछे जा रहे हैं तो 60 में से मुझे 50 ऑब्जेक्टिव जवाब देना होता। अगर इस 50 ऑब्जेक्टिव में से अगर मैं 40 या 45 अगर कर लेता हूँ तो मेरा मैथ में नंबर अच्छा खासा अचीव होगा और इसी तरीके से मैं अपना भी रिजल्ट अच्छा बना सकता हूँ।